हेलो दोस्तों, इस हफ्ते की फ्यू मिनट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी है और न्यूली इलेक्टेड 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार प्रेसिडेंट के ऑफिस में आज के दिन आएंगी। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो 15 प्रेसिडेंट्स हैं उनके कार्यकाल के अंदर हमने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है, प्रेसिडेंट की पोजीशन किस तरीके से रबर स्टैंप की तरह है या उससे कुछ बढ़कर इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ और रीसेंट या पिछले कुछ कई सालों की आज़ादी के बाद से बात की एग्जाम्पल्स के साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। से पहले हमेशा की तरह आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि करंट अफेयर्स अगर आपने यूपीएससी 2023 के पर्सपेक्टिव से कवर करना है और आप रोज़ 3-4 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 6 डेज अ वीक के वीडियो लेक्चर्स के हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से एनालिसिस भी मिलेगा, टॉपिक वाइज डिस्कशन भी मिलेगा, डेली पीडीएफ, मंथली कंपाइलेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको डिस्कशंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपके पास एक और सुनहरा मौका है। अगर आप ऑफलाइन बैच में हमारे एनरोल करना चाहते हैं जिसमें लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं और हमारे इन ऑफलाइन बैचेस के अंदर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो ऑनलाइन में होती थी। साथ ही साथ टीचर्स के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहेंगे और ऑफलाइन आप एक अलग ही तरीके से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ही माध्यम से कवर करना चाहते हैं अपने सिलेबस को तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन। द्रौपदी मुर्मू जी पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, नॉट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, एज वी ऑल नो प्रतिभा पाटिल जी फर्स्ट वुमेन फीमेल प्रेसिडेंट थी 2007 से लेके 12 तक, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो पहली विमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो उस समय के दौरान प्रेसिडेंट के रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी पावर्स के ऊपर डिस्कशन चलता है और कई सेक्शंस ऑफ द मीडिया में या कई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अंदर यही डिस्कशन चलता है कि प्रेसिडेंट तो एक रबर स्टैंप है, बस उसने तो बस साइन कर देना है, जो भी बिल आता है उसके ऊपर, कानून के ऊपर साइन कर देना है, जो भी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर होते हैं उनके ऊपर साइन कर देना है। तो क्या ये कहना सही होगा या नहीं? देखिए, इनके दोनों पक्ष हैं, दोनों पहलू हैं एंड काफ़ी हद तक ये प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी और उनके पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिड नॉट वांट द प्रेसिडेंट टू बिकम अ वेरी पावरफुल पर्सन एंड द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर। 200 साल के ब्रिटिश इतिहास में हमने देखा कि जो वाइसरॉय रहता था या गवर्नर जनरल रहता था उसके पास बेशुमार पावर्स होती थी। वो कभी भी पार्लियामेंट सो कॉल्ड पार्लियामेंट के किसी भी बिल को वीटो कर देता था, कभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को वीटो कर देता था, अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस चलाता था। आप इस तरीके का प्रेसिडेंशियल रोल तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं भारत के अंदर। सो देयर इज अ रीजन व्हाई द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन केप्ट वेरी वेरी लिमिटेड। दूसरी चीज, हमने दो टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम्स के बीच में से चॉइस करनी थी दोस्तों। एक टाइप था आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा टाइप था पार्लियामेंट्री सिस्टम, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से अगर जाएं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट का रोल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। और अगर इस तरीके का रोल हम एनविसेज करते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो उसके यही कारण थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान नहीं रखा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर केटी शाह, who was a well-known economist as well as a lawyer, he wanted that there should be a directly elected president who could keep a check on the parliament and executive. लेकिन अब यही चीज जो थी वो कहते थे कि क्या आप प्रेसिडेंट को मात्र ग्रामोफोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रखना चाहते हैं? डू यू वांट द प्रेसिडेंट टू बी जस्ट अ ग्रामोफोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे, मेजॉरिटी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो ये कहना चाहते थे और ये प्रेसिडेंट के रोल के बारे में कहते थे कि प्रेसिडेंट इज मेयरली अ नॉमिनल फिगर हेड। उनके मुताबिक भारत के संविधान में प्रेसिडेंट की वही पोजीशन है जो राजा की है इंग्लैंड के संविधान में। द ब्रिटिश किंग और द क्वीन इज द सेरेमोनियल रूलर देयर।
तो उनके पास पावर्स नहीं रखी हैं कुछ भी, खास तौर पे जब से वहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बढ़ती गई है। उसी तरीके से भारत के राष्ट्रपति के पास भी हमने इंश्योर किया है बाय डिजाइन कि ज्यादा पावर्स ना रहें। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं श्रीलंका की एग्जांपल आपको कंपैरिजन में बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे पार्लियामेंट भी है और प्रेसिडेंट भी है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जब जब या एक ऑफिस में एक बंदे के पास जब जब पावर कंसंट्रेट हो जाती है तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे हम श्रीलंका में देख रहे हैं। ऐसी किसी तरीके की प्रॉब्लम भारत में ना आए, इसीलिए प्रेसिडेंट को एक सेरेमोनियल डिवाइस की तरह या सील की तरह इन्विसेज किया गया था, इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही भाषा है या उनकी लैंग्वेज है, उनके वर्ड्स हैं जो मैं यहां पे बता रहा हूं। बट अगर मैं प्रैक्टिस में देखूं तो देर इज स्टिल होप और स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन ऑन सम रेयर ओकेजन्स। देखिए, इन प्रैक्टिस तो हम भी यही नहीं चाहते हैं कि प्रेसिडेंट एक तरह से कन्फ्रंटेशन में आ जाए गवर्नमेंट के साथ, नहीं तो हम वही सिचुएशन देखेंगे जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। ये किसी भी सिटीजन के लिए डिजायरेबल नहीं हो सकता है कि दो पिलर्स बन जाए आपके एग्जीक्यूटिव में और दोनों आपस में लड़ते रहें। यह भी एक कारण था कि आपने प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर्स नहीं दी हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं या नहीं, इसको लेके प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट भी कुछ चीजें मैटर करती हैं, डिफर करती है। आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये दोनों जो थे, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन इनमें कुछ चीजों को लेके मतभेद थे, डिस्प्यूट थे, और इन डिस्प्यूट्स को हम देखते हैं इन द टर्म ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पीपल व्हेन हिंदू कोड बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो काम करती थी एज अ लेजिस्लेचर एज वेल, और उसके बाद भी 1951 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ संविधान बनने के बाद, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सपोर्ट में रहते थे एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि हिंदू कोड बिल के बारे में आप दोबारा विचार विमर्श करें। हिंदू कोड बिल के द्वारा हिंदूज के जो भी फैमिली लॉज या ट्रेडिशनल लॉज थे उनको एक कोड में डाल दिया जाना था और उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कहना था कि आप सारे रिलीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म कोड बना दो, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। Whereas जवाहरलाल नेहरू वांटेड कि माइनॉरिटीज के जो लॉज हैं उनसे हमें छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अभी अभी हमने आज़ादी प्राप्त की है और अभी हम माइनॉरिटीज को थोड़ा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। इन दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में टसल हुआ। इनफैक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये तक कह दिया जवाहरलाल नेहरू को कि अगर ये बिल मेरे पास आता है साइन होने के लिए तो मैं इसे साइन नहीं करूंगा, एंड वील डिस्कस कि किस तरीके से बिल के ऊपर साइन करना या ना करना प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिशन पे भी डिपेंड कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दी। अभी रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में पीडीटी आचार्य जी का आर्टिकल आया था, जो हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि उनका एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन की प्रोसेस को अगर देखेंगे तो उस प्रोसेस के अंदर आप ये देखते हैं कि जो वोट्स की वैल्यू निकाली जाती है एमएलएस के लिए और एमपीज के लिए, उसमें वोटर्स जो होते हैं स्टेट्स के एमएलए भी होते हैं और एमपीज भी होते हैं। जो स्टेट के एमएलए होते हैं उनकी वोट की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है जिसमें हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं उस स्टेट की, फिर टोटल नंबर ऑफ एमएलएस देखते हैं उस स्टेट के, और फिर उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के बंदे की एमएलए की वोट की वैल्यू 208 रहेगी, जबकि सिक्किम के वोट की वैल्यू 7 रहेगी, सिक्किम के एमएलए के वोट की वैल्यू। तो इनडायरेक्टली आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और प्रेसिडेंट का जो रोल होना चाहिए उनकी जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो दो लोगों के प्रति होनी चाहिए या दो इंस्टीट्यूशंस के प्रति होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो अपनी ओथ और एफर्मेशन में भी ये कहते हैं कि आई विल पे अलीजियंस टू द Constitution of India, and secondly the people of the country, because he is the Rashtrapati, he is the first citizen of the country.
तो इस संदर्भ में देखा जाए तो जिन मैटर्स में भी प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर हो उसमें वो अपनी समझदारी, सूझबूझ और सेंसिबिलिटी दिखा के अपने मत से फैसला लें। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट के पास आखिर डिस्क्रिशन होती कितनी है। इस चीज को जानने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करना पड़ेगा। आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इनडायरेक्टली या ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम कौन है यहाँ पे? वो बन जाते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर संविधान का आर्टिकल 74 देखते हैं, 74 देखते हैं। इट सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। यानी कि प्रेसिडेंट के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कामकाज हैं, उनको एडवाइज करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखी गई है। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से पहले जो भी एडवाइस ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता था प्रेसिडेंट को, वो उनके ऊपर कंपलसरी होती थी या नहीं होती थी, इसको लेके डाउट था, क्योंकि संविधान ने इसको क्लियर नहीं किया था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट लाया गया, उसमें ये क्लॉज ऐड कर दिया 74 में कि प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी काम प्रेसिडेंट करते हैं, एक तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से करना पड़ेगा एंड ही विल बी बाउंड बाय दैट एडवाइस, मींस वो अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते हैं। अब ये एक्सट्रीम जो पावर दे दी गई थी कैबिनेट को, उसको रिमूव करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 लाया गया। ये जनता दल की सरकार के कार्यकाल के दौरान आया, जो 1977 से 1980 तक रूल करती थी। यहां पे प्रेसिडेंट ने यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऐड कर दी गई कि प्रेसिडेंट को कम से कम एक चॉइस तो दो। अगर कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देता है तो वो प्रेसिडेंट उसे वापस भी भेज सकता है और ये कह सकता है कि आप अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करें। ऐसा भारत के इतिहास में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 1997 में कैबिनेट ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट KR नारायण को कि आप प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई कर दें उत्तर प्रदेश में। तब कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट KR नारायण ने कहा कि ये जो आप इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल करना चाहते हो, इसका कोई मुझे ठोस कारण या बेसिस नहीं नजर आ रहा। आपको पता होना चाहिए संविधान के आर्टिकल 356 के अंडर ये डिक्लेरेशन किया जाता है। नाउ ही रिटर्न्ड द मैटर फॉर रिकंसिडरेशन और उसके बाद सरकार ने उस डिसीजन को आगे नहीं ले जाया। एक और बार 1998 में KR नारायणन जी के टाइम पे ही प्रेसिडेंट ने दोबारा एक रिकमेंडेशन को वापस भेजा कैबिनेट को, लेकिन कैबिनेट ने जब सेम रिकमेंडेशन वापस भेजी कि बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, इस बार उनको इंपोज करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यही लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में कि एक बार अगर मैंने रिकंसिडरेशन के लिए एडवाइस दे दी और फिर मेरे पास वापस आ गई तो फिर मुझे वो मानना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू एग्री टू दैट एज द प्रेसिडेंट। तो कम से कम प्रेसिडेंट के पास ये तो पावर है कि वो कैबिनेट को अपने फैसले के बारे में सोचने पे तो मजबूर कर सकता है। बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। अगर आप एक स्टेप भी डेलिब्रेटिव डिसीजन की तरफ लेते हो तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को आप अडहियर करते हो। जब बात करते हैं अगेन एग्जीक्यूटिव के बारे में और एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक बड़े ही नामी गिरामी मेंबर का नाम सामने आता है, जिनका नाम है अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के हिसाब से वो उनसे भी कई ज़्यादा एक्सपर्ट थे लॉ के मैटर्स के अंदर। तो उनका ये कहना था कि जो हमने प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल किया है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, we are just referring to the president but in actual we are referring to the council of minister। जब जहां पे लिखा है कि प्रेसिडेंट ने ये कर देना है, वो कर देना है, फलाना कर देना है, तब हम ये कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने करना है एक्चुअल में। This is his interpretation of the constitution। So he said what he means by the term president is the union council of ministers which is declared to be collectively responsible to लोकसभा। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ख्याल है आर्टिकल 75 हमारे संविधान के अंदर, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रन कर रहा है। बस यही चीज आपने समझनी है, तो इनका पर्सपेक्टिव भी आपको समझ में आ जाएगा। और इनके हिसाब से रबर स्टैंप वाली बात सही है। क्यों? क्योंकि इफ ही इग्नोर्स द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स हु आर एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, इट विल बी रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो यही कहा है कि जो मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है
हमारा डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल क्या कहता है? जो मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है लोकसभा के अंदर, उसके सारे फैसले फाइनल फैसले होने चाहिए और प्रेसिडेंट को बस उस पर साइन कर देना है। यही चीज यहां पे बताई जा रही है कृष्णा स्वामी अय्यर जी के द्वारा। ऑल्सो इफ अनदर इंटरप्रिटेशन मीन्स कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट मेरी एडवाइस नहीं मान रहा है, मेरे पास मेजॉरिटी पड़ी हुई है लोकसभा में, तब भी मेरी एडवाइस नहीं मान रहा है और अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो एक और तरीका हो सकता है कि उसको मैं इंपीचमेंट प्रोसेस के अंडर ले जाऊं, यानी आर्टिकल 61 के अंडर उसके अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसेस ले जाऊं। हालांकि हमारे देश में कई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में देयर हैव बीन सर्टेन टसल्स, मैं अभी डिस्कस करूंगा ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी जी के बारे में, बट कभी भी इस सिचुएशन तक बात नहीं पहुंची कि आपने प्रेसिडेंट को इंपीच किया हो। बट ऐसा प्रोविजन है, अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के द्वारा होता है तो उनको इंपीच किया जा सकता है। Another perspective is कि जब मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की पावर जो प्रेसिडेंट के पास है, वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही कर सकते हैं अगर किसी मिनिस्टर्स को डिसमिस करना है। लेकिन हमारे संविधान में तो डिस्क्रिशन बहुत कम दी गई है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन ऐसी बन सकती है और बनी है जिसपे कोर्ट ने या जुडिशरी ने भी ये कहा है कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होता है, यानी उनकी मर्जी के हिसाब से काम हो सकता है। केस नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ठीक है, केस नंबर 1, अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी XYZ की मेजॉरिटी नहीं आती है और हंग असेंबली वाला से केस हो जाता है, जिसको कहते हैं हंग असेंबली, फिर बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट्स आ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेरे पास XYZ पार्टी का जो है वो फलाना कोलिशन बना हुआ है, मैंने बनाया है इलेक्शन के बाद, और अब मुझे आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने दें। अब उस समय किसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठाना है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन होती है, और उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रूव कर पाओगे कि हाँ मेजॉरिटी आपके पास है लोकसभा में। दूसरी चीज, जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए सडनली और कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना सामने नजर आए, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, बट ऑब्वियस सक्सेसर जो है वो कौन बताएगा? जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो बताएगी, यानी जो अभी तक रूलिंग पार्टी थी, और वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगी किसी और का नाम। हाँ, ये बात याद रखना, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाएगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी चला जाएगा, तो जब नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा उसके साथ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा आएगा। तो ये चीज भी डिसाइड करनी काफी हद तक प्रेसिडेंट के पास होती है, अनटिल अनलेस द पार्टी टेल्स हिम कि हाँ ये बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। कई बार पार्टी में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चला सकता है। दूसरी चीज, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जैसे ही आप फेल हो जाए, पता है ना लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान होता है, तो अगर आपकी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो आप इसे डिसमिस कर सकते हो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अगेन डिस्क्रिशनरी। देन कम्स टू द लोकसभा। अभी मैंने क्या कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस किया है, लोकसभा डिसमिस नहीं की है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करने के बाद प्रेसिडेंट किसी और पार्टी के बंदे को भी इनवाइट कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, बस उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास मेजॉरिटी है। खैर, दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट हैपन्स लेटर ऑन। बट लोकसभा को डिसॉल्व करना, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं और कई बार किया भी हुआ है पहले भी, लेकिन अगर उनके पास प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, वाई? बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी खत्म हो गई ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया उनके खिलाफ, या कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन सरकार थी, 3-4 पार्टियों ने बोला हम इस सरकार से बाहर आते हैं, तो अपने आप मेजॉरिटी लॉस हो गया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वो भी अपनी मर्जी से। तो कहने का ये मतलब है कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन कई बार प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। प्रेसिडेंट रबर स्टैंप हमेशा नहीं रहते हैं, कभी ना कभी उनको अपने फैसले लेने भी पड़ते हैं। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो जी प्रेसिडेंट के पास होती हैं वीटो पावर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के पर्सपेक्टिव में लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में कौन कौन सी वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहली पावर होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आ जाए तो वो उस पर असेंट ना दे, उसके ऊपर साइन ना करे, करने से मना कर दे। ऐसा भारत के इतिहास में 2 बार हो चुका है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे, जब
पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल उनके पास आया था और उन्होंने उसको साइन नहीं किया था। और उसका एक टेक्निकल रीजन था, कोई लड़ाई झगड़े वाला रीजन नहीं था इसका। टेक्निकल रीजन ये कि जब ये बिल आया था तब पेप्सू यानी पंजाब के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हरियाणा, ये सब एक राज्य के अंदर डाले हुए थे और इनके अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया हुआ था। तो प्रेसिडेंट्स रूल की वजह से आपने जो बजट वाला होता है ना बिल, अप्रोप्रिएशन बिल कौन सा होता है जिसमें आप पैसे डिसाइड करते हो कि हाँ जी इनके फंड में से, कंसोलिडेटेड फंड में से कितना पैसा जाना है, ये बिल पार्लियामेंट ने पास किया था। क्यों? क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल चलता है तो आप स्टेट के कानून बना सकते हो, स्टेट के लिए, स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हो। लेकिन जब ये बिल साइन होने के लिए आया जब तक प्रेसिडेंट के पास, तब वो प्रेसिडेंट रूल हट चुका था, इस वजह से उन्होंने साइन नहीं किया, टेक्निकल पॉइंट की वजह से। अब 1991 में आर वेंकट रमन, इन्होंने भी मना कर दिया सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल के लिए साइन करने के लिए। रीजन, ये साइन किया गया था जस्ट एक दिन पहले लोकसभा डिसॉल्व होने के, और क्योंकि कोई भी मनी बिल, ये मनी बिल है ना, बिकॉज सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से आना है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इसमें आपने प्रायर परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट की, आपने प्रायर परमिशन ली नहीं थी और आपने लोकसभा डिसॉल्व होने से जस्ट एक दिन पहले इसको पास करा दिया था और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आज तक प्रेसिडेंट मना नहीं करते हैं कोई बिल पास करने से, लेकिन उनकी खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है जब वो इन दो वीटो का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है कि जब आप बिल को वापस भेज देते हो लोकसभा और राज्यसभा के पास रिकंसिडरेशन के लिए। ऐसा 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 के अंदर जो एमपीज थे उन्होंने अपने आप को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन से बाहर निकालने के लिए एक लॉ पास किया था, जिसके तहत वो ये कहना चाहते थे कि अभी तक कोई भी एमएलए पास्ट में भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा है पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना। खैर ये आप किसी और लेक्चर में भी समझ सकते हो मेरे से। एक्सरसाइज्ड वंस बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दैट मींस ही सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन। खैर ये दोबारा उनके पास आ गया, उनको साइन करना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन अपना स्टैंड तो रखा और ये बताया तो सही कि आपकी ये जो प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को क्राइम किसी भी संकट से बचा रहे हो, ये पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा चेंज करो। देन पॉकेट वीटो इज अनदर वेरी यूनिक एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि पॉकेट वीटो के अंदर डू नथिंग वाला ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होके आ गया, कुछ मत करो भाई, आ गया तो आ गया। ऐसा ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे हुआ था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बेसिकली ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी की आपस में नहीं बनती थी बिल्कुल भी, और ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का कॉम्बो था, इन्होंने आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के डिसरिस्पेक्ट के सारी हदें पार कर दी थी। इनफैक्ट ज्ञानी जैल सिंह जो थे उनको फॉरेन जाने के लिए परमिशन नहीं देते थे, मतलब उनकी क्लियरेंस नहीं होती थी एक्सपेंडिचर की, और राजीव गांधी के द्वारा, और पब्लिकली जो कांग्रेस के नेता थे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में गलत सलत बोलते रहते थे। इन रिस्पॉन्स ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि चलो अब तुम आ जाओ मैदान में, क्योंकि मैं अपनी प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन यूज करूंगा। मैं क्या कहूंगा कि तुम्हारा एक बिल आया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, ये जो बिल आया है ना, इसको मैं ना तो साइन करने वाला हूँ, ना रिजेक्ट करने वाला हूँ, ना वापस भेजने वाला हूँ, कुछ नहीं करूंगा, जेब में रखूंगा, क्योंकि संविधान ने तो बोला ही नहीं कितना टाइम पास करना है। और इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में वैसे भी कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिससे सरकार के खिलाफ बातें चल रही थी, जिनमें से एक प्रोविजन ये था कि लोगों की पर्सनल कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की स्वीपिंग पावर सरकार के पास आने वाली थी। तो इस वजह से ये भी एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल आप देख सकते हो ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे हुआ। तो इसका मतलब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, चाहे ये टाइटुलर हेड है, चाहे ये नॉमिनल हेड है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर जरूर हैं जिनको एक्सरसाइज करके देश के लोगों के हित में काम कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मॉड्यूल में इशू है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इन 2-3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बंडल्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे 2023 के अटेम्प्ट के लिए, जहाँ पे आपके पास कंटेंट होगा प्रीलिम्स और मेंस का, डेली क्विजेस, अपडेटेड कंटेंट, मंथली करंट अफेयर्स के साथ। तो आई होप आपको आज के इस फ्यू मिनट्स में काफ़ी कुछ समझ आया होगा और एक पर्सपेक्टिव बना होगा प्रेसिडेंट के पावर के लेके।